वैक्सीन कौन सी लें? मैं ये कहूँगा कि जितनी स्टैंडर्ड वैक्सीन हैं, जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं, जिनको ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, वो वैक्सीन जो हैं वो एफिकेशियस हैं, वो सेफ हैं। दोनों डोज के बीच में कितने टाइम का गैप होना चाहिए? जितना गैप ज़्यादा होगा उतना एफिकेसी ज़्यादा होगी। इसमें सवाल ये है कि अगर हमने एक वैक्सीन लगवाई और दूसरी डोज में बहुत लंबा गैप दे दिया, दोनों डोज के बाद एंटीबॉडीज तब डेवलप होती हैं या फर्स्ट के बाद ही डेवलप हो जाती हैं? एंटीबॉडीज जो हैं 3 वीक्स लेती हैं। जब दोनों वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद भी हमें कोविड हो रहा है तो हम क्यों लगवाएं वैक्सीन? आपको कम से कम ये प्रोटेक्शन तो मिल रही है कि आप कोविड से आपकी डेथ नहीं होगी। लोगों के माइंड में ये काफ़ी कुछ आ चुका है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लाइक डीएनए चेंज हो जाएगा, कई तरह की इम्पोर्टेंसी क्रिएट हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर हेल्थ केयर सीरीज प्रेजेंटेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आई एम विद यू शिखा यादव। कोविड के बाद हर तरफ एक ही बात है, वैक्सीन। वैक्सीन हमें लेनी चाहिए या नहीं? वैक्सीन की कितनी एफिकेसी है? वैक्सीन लेने के बाद हम कितना सेफ हैं? क्या डेथ का डर तो नहीं है? क्या किसी और तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो सकते हैं? इन क्वेरीज के साथ साथ बहुत सारे जो मिथ्स भी चल रहे हैं, तो आपकी सभी क्वेरीज और सारे मिथ्स का जवाब आज आपको मिलेगा इस वीडियो में। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस बंसल, हु इज अ CMD ऑफ SSB हार्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर बंसल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर बंसल, मैं आपसे वैक्सीन के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट यही आजकल टॉपिक चल रहा है। लोग बहुत घबराए हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डरे हुए हैं वैक्सीन को लेकर। तो सबसे पहला सवाल, वैक्सीन कौन सी लें या वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वैक्सीन लेनी ही चाहिए जी। मतलब वैक्सीन ना लेने का तो मुझे लगता है कि कोई सवाल ही नहीं है, कि कोई रीज़न नहीं है कि हम वैक्सीनेशन ना करवाएं। ओके। पहली बात। दूसरी, कौन सी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि विच एवर वैक्सीन इज अवेलेबल इन योर एरिया, ओके, दैट वैक्सीन शुड बी टेकन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँगा कि जितनी स्टैंडर्ड वैक्सीन हैं, जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं, जिनको ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, वो वैक्सीन जो हैं वो एफिकेशियस हैं, वो सेफ हैं। हम वैक्सीनेशन में हमें 2 चीज़ें चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। जी। जब तक वो इफेक्टिव नहीं होगी, सेफ नहीं होगी, उसको ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया अप्रूव ही नहीं करेगा। ओके। तो सारी वैक्सीन जो अवेलेबल हैं, अप्रूव्ड हैं, चाहे वो कोविशील्ड है, चाहे वो कोवैक्सीन है, चाहे वो स्पुतनिक वी है, जी। ये 3 वैक्सीन अप्रूव्ड हैं, इस समय अवेलेबल हैं इंडिया में। जी। उन तीनों वैक्सीन इफेक्टिव हैं, तीनों वैक्सीन सेफ हैं। तो आपके एरिया में जो इजीली अवेलेबल है आपको वो लगवा लेनी चाहिए, और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवानी चाहिए। वैक्सीनेशन ना लगवाना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपने आप को अगली 3rd वेव के लिए कोविड में अपने आप को डेंजर में डालने की वाली बात हो जाएगी। ओके, बिल्कुल। चलिए, ये बात तो क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि वैक्सीनेशन हमें करवाना ही करवाना है। जी। अब सेकंड बात आती है कि दोनों डोज के बीच में कितने टाइम का गैप होना चाहिए? दोनों डोज के बीच में जितना गैप ज़्यादा होगा उतना एफिकेसी ज़्यादा होगी। ओके। तो 3 मंथ्स टू 9 मंथ्स तक का गैप रिकमेंड हो रहा है आजकल। अभी एक स्टडी आई है यूके की, उसमें उन्होंने 9 मंथ्स में कहा है अगर कोई 9 मंथ्स के बाद वैक्सीन लेगा तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी वो। और 3 मंथ्स का गैप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी रिकमेंड कर रही है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि अगर हमने एक वैक्सीन लगवाई और दूसरी डोज में बहुत लंबा गैप दे दिया और इस बीच हमें पूरी प्रोटेक्शन ना मिली तो हमें कोविड हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर कोविड की वेव चल रही हो, सेकंड वेव जैसे थी वो ख़त्म हो गई, अब ख़त्म हो रही है ऑलमोस्ट, 3rd वेव आने का डर है, तो अभी 3rd वेव अगर शुरू होगी जी, या आपको अगर ट्रैवल करना है, मतलब आपको भीड़ वाली जगह पे जाना है, आपको ट्रैवल करना है, आपके मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आपको क्राउडेड प्लेसेस पे जाना ही पड़ेगा जी, तो ऐसी सिचुएशन में आप 9 मंथ्स का गैप या मोर देन 3 मंथ्स का गैप अगर नहीं रख सकते बिकॉज उसके बीच में ही ना आपको कोविड हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप
पहले भी वैक्सीन लगवा सकते हो सेकेंड डोज। ओके। पर जितना गैप ज़्यादा दे सकेंगे उतनी एफिकेसी बढ़ेगी जी। पर वो कंप्रोमाइज़ है थोड़ा सा कि भी पहली डोज और के बाद उतनी इम्यूनिटी नहीं आती जितनी सेकंड डोज के बाद आती है। ओके। तो अगर आपको रिस्क है तो आप थोड़ी डोज पहले लगवा सकते हैं। ओके। एंड डॉक्टर साहब, दोनों डोज के बाद एंटीबॉडीज़ तब डेवलप होती हैं या फर्स्ट के बाद ही डेवलप हो जाती हैं या और भी टाइम लगता है इसमें डेवलप होने में? यूजुअली एंटीबॉडीज़ जो हैं 3 वीक्स लेती हैं। ओके। फर्स्ट डोज के बाद 3 वीक्स में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। जी। तो पहले अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो 3 वीक्स तक आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट करना पड़ता है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना होता है, नोज़ एंड माउथ को कवर करके रखना होता है। खाली माउथ कवर करके भी काम नहीं चलता। जी। नोज़ ऑल्सो शुड बी कवर्ड। तो जब भी आपने क्राउडेड प्लेसेस में जाना है तो भी आपको कवर करना है। सर्वेंट्स जो घर में हैं वो आपके पास, अगर आप खाना खा रहे हैं, सर्वेंट सर्व कर रहा है तो उसका माउथ, अगर क्योंकि आप खाना खा रहे हैं तो आप तो कवर कर नहीं सकते, तो सर्वेंट को कवर करके ही आपके पास आना चाहिए खाना सर्व करने के लिए। जी। तो अगर एक आदमी का माउथ और नोज कम से कम कवर्ड होना चाहिए इफ 2 पर्सन्स आर देयर। ओके। तो इसलिए जब तक 3 वीक्स नहीं हो जाते तब तक ये प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। 3 वीक्स के बाद आपकी एंटीबॉडीज़ कुछ बन जाती हैं, आपको पार्शली प्रोटेक्शन मिल जाती है। जी। 70% के करीब आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है उसके बाद। मैक्सिमम 70%, आई वुड से 50 to 70%। जी। सेकेंड डोज अगर आपकी टाइम पे लगती है तो एफिकेसी बिकम्स 80% और मोर देन 80%। जी। और 100% प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको, सीरियस होने से आप बच जाते हो। अगर आपको डिजीज़ होगी भी तो माइल्ड होगी। हमारे हॉस्पिटल्स में हमने सारे स्टाफ की वैक्सीनेशन कराई। 1000 के करीब स्टाफ है, उनकी हमने सबकी वैक्सीनेशंस करवा दी थी। प्रैक्टिकली 90% लोगों की करा दी थी। उसके बाद ये सेकंड वेव में पेशेंट्स की इतनी सेवा की गई है, सारा स्टाफ लगा रहा, उसके बावजूद भी 10 लोगों को कोविड हुआ। 10 डॉक्टर्स को हुआ, 15 नर्सिंग स्टाफ को हुआ। जी। लेकिन किसी को सीरियस नहीं हुआ क्योंकि उनको वैक्सीनेट किया हुआ था, 2 डोजेज लगी हुई थी। जी। तो हुआ भी तो माइल्ड हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है प्रोटेक्शन 2 तरह की है। एक तो प्रोटेक्शन है कि जिसमें आपको कोविड हो ही ना, जी। उसकी 60-70% चांसेस होते हैं कि आपको होगा ही नहीं। जी। अगर बाकी 100% आपको ये प्रोटेक्शन मिल जाएगी, अगर होगा भी तो माइल्ड होगा, सीवियर नहीं होगा। जी। डॉक्टर बंसल, जैसे आपने बोला कि वैक्सीन तो रिकमेंडेड है ही, हमें वैक्सीनेटेड होना ही चाहिए, लेकिन लोगों के मन में अभी भी एक डर ये है कि जब दोनों वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद भी हमें कोविड हो रहा है तो हम क्यों लगवाएं वैक्सीन? क्या फ़ायदा वैक्सीन लगवाने का? शिखा, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गई जी। तो आपका मेन तो ये है ना कि आप उससे निकल आओ, ठीक हो जाओ। जी। तो 2 वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर आपको कोविड हो रहा है तो आपको कम से कम ये प्रोटेक्शन तो मिल रही है कि आप कोविड से आपकी डेथ नहीं होगी। बिल्कुल। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपको सीरियस होने का खतरा ज़्यादा रहेगा, डेथ का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको अगर 2 वैक्सीन्स के बाद भी अगर कोविड हो गया तो कम से कम आप सीरियस नहीं होगे, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की कम ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है पड़े ही ना। जी। अगर पड़ भी गई तो आपको जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत दिन तक नहीं चलेगी बीमारी। और आपको सबसे बड़ी बात है वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ेगा, डेथ नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में है तो उससे बिल्कुल ये आपकी बात से यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि हर तरह के कॉम्प्लिकेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम वैक्सीन की दोनों डोज लगवा सकते हैं। कोविड होगा लेकिन बहुत माइल्ड होगा, उस प्रॉब्लम से हम इजीली रिकवर कर जाएंगे। और होने के भी चांसेस 30% हैं जी। 70% चांसेस है कि होगा ही नहीं जी। एंड डॉक्टर साहब, लोगों के मन में एक और डर है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी डेथ हो रही है। कई बार ऐसे केसेस न्यूज़ में सुनने को भी मिलते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोविड ऐसे तो कोविड की वैक्सीन लगाने के बाद कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेड डेथ नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि वो उस वैक्सीन की वजह से ही हुई।
जी तो वैक्सीन को एट्रीब्यूट नहीं कर पाए अभी तक किसी भी डेथ को। जी लेकिन थ्योरेटिकली यस, वैक्सीन से अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है किसी भी दवाई की। ओके वो तो हम इतनी दवाइयाँ पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, इंजेक्शन लगते हैं जो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन हैं, उनसे भी एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। तो उसी तरह से वैक्सीन से भी एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, वो भी एक किस्म का इंजेक्शन है। जी लेकिन अभी तक हमारे हॉस्पिटल में हमने 1000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन दी हैं अपने स्टाफ को, और कितने ही थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को वैक्सीनेशन दी है, किसी को भी एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन नहीं आया, एनाफाइलेक्सिस नहीं हुआ। उसी तरह से वर्ल्ड में भी एनाफाइलेक्सिस रिपोर्ट नहीं हुए खास वैक्सीनेशन से। थ्योरेटिकली ये पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिल रही है। जी तो इसलिए वैक्सीनेशन से डेथ मैं नहीं समझता कि होने की कोई पॉसिबिलिटी है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगी अगर होती है तो। जी दूसरा, इसकी वैक्सीनेशन से कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें क्लॉट बन गए हैं। जी ब्रेन की सर्कुलेशन में क्लॉट बने हैं, ब्रेन के वीनस सिस्टम में क्लॉट बने हैं जॉनसन की वैक्सीन से, जो सिंगल डोज वैक्सीनेशन है जिसमें आपको 2 डोजेज ही नहीं लेनी पड़ती, सिंगल शॉट से आपकी इम्यूनिटी आ जाती है। तो जॉनसन की वैक्सीन जो है उससे कुछ केसेस हुए थे, तो उसमें हो सकता है कुछ लोगों को जिनको टेंडेंसी है पहले से ही क्लॉट बनने की, वो टेंडेंसी बढ़ जाती है क्लॉट बनने की, तो वो जॉनसन से एक तो रिपोर्ट हुए। दूसरे, कोविशील्ड से कुछ यूरोप में केसेस रिपोर्ट हुए कि उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पैरों की वेन्स में क्लॉट बन गए, लंग की सर्कुलेशन में क्लॉट बने। तो इस तरह से वीनस क्लॉट्स बनने के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए कोविशील्ड से, पर वो भी टोटल देखा जाए तो वो केसेस भी 10 लाख में से 1 को हुआ, इतने रेयर हैं वो भी। और इससे ज़्यादा तो नेचुरल पॉपुलेशन में क्लॉट बन ही रहे हैं। अगर आप वैक्सीन लगवाई 10 लाख लोगों ने, उसमें से 1 को बन गया जी तो अगर आप 10 लाख पॉपुलेशन को वैसे ही देखोगे तो उनमें 1 से ज़्यादा को बन ही रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वैक्सीनेशन जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो अनसेफ है, ये नहीं कह सकते। एंड डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगवाने के बाद जनरली जो सुनने को मिल रहा है या लोगों की कंप्लेन है कि वो बीमार पड़ रहे हैं, उनके ये माइंडसेट में आ गया है कि उनको फीवर हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, हमें किसी और तरह की डिजीज़ हो सकती है या कोई इन्फेक्शन हमें लग सकता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो वैक्सीन है वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है जी उसके अंदर जो वायरस है उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता वो वायरस। ओके अटेन्यूएटेड का मतलब है उसको ऐसा बना दिया गया है जो मल्टीप्लिकेशन डेफिशिएंट हो गया है, वो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता, तो वो वायरस आपको डिजीज़ नहीं पैदा कर सकता। वायरस तभी डिजीज़ पैदा करता है जब वो मल्टीप्लाई कर सकता है बॉडी में जाके। करेक्ट। तो ये वायरस जो है इसको ऐसा बना दिया जाता है कि वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए वो हार्मलेस हो गया, नंबर 1। ओके दूसरा, उससे कोई डिजीज़ पैदा नहीं होती। रिएक्शनरी फीवर आ सकता है, माइल्ड फीवर आ सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, बॉडी एक हो सकती है। जी ये भी सिर्फ 2-4% लोगों को होती है जो 2-4 दिन में ठीक हो जाती है। ओके तो उसके लिए पैरासीटामोल ले लो, ठीक हो जाती है। तो इतनी उसके डर से हम इतनी बड़ी प्रोटेक्शन क्यों डिनाई करें अपने आप को, बिल्कुल, है ना? तो कुछ मुझे लगता है उससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। जी। एंड डॉक्टर साहब, जो ऑलरेडी किसी न किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, लाइक किडनी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, या एस्थमा के पेशेंट हैं, या कोई और मेडिकल कंडीशन उनकी चल रही है, उन पेशेंट्स के लिए वैक्सीन कितना सेफ़ है, या उनको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं? उनको वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए, उनके लिए तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी लंग डिजीज़ है, उनको और बीमारियां हैं, किडनी प्रॉब्लम है, जिनको लिवर डिजीज़ है, या इम्यूनिटी कम है किसी की, इनको ज़्यादा रिस्क होता है कोविड से। अगर उनको कोविड इन्फेक्शन होती है तो कोमॉर्बिडिटीज़ वालों का आपने सुना होगा कि कोमॉर्बिडिटीज़ वाले ज़्यादा मरते हैं। जी। तो कोविड की इन्फेक्शन से जिनको पहले से इतनी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, अलग अलग बीमारियां हैं, उनमें रिस्क ऑफ डेथ ज़्यादा होता है। तो उसमें प्रिवेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
उनमें वैक्सीनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैक्सीनेशन उनमें बिल्कुल सेफ़ है, तो उनको जरूर लगवानी चाहिए। जी। एंड डॉक्टर साहब, यहाँ पर कुछ मिथ्स भी हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। लोगों के माइंड में ये काफ़ी कुछ आ चुका है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लाइक डीएनए चेंज हो जाएगा, कई तरह की या इम्पोर्टेंसी क्रिएट हो सकती है। इस तरह के भी कुछ मिथ्स चल रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? कोई सच्चाई नहीं है जी। वैक्सीनेशन से कभी डीएनए चेंज नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन से कोई आरएनए डीएनए कुछ नहीं चेंज होता जी। वैक्सीन के अंदर आरएनए बेस्ड वैक्सीनेशन है और हमारे या आरएनए को मॉडिफाई करती हैं या आरएनए बेस्ड है। तो ये मैसेंजर आरएनए वाली जो टेक्निक है उसमें तो मॉडर्ना और वो वैक्सीन है। नेचुरल डीएनए को चेंज नहीं करती वैक्सीन। दूसरा, इम्पोर्टेंस नहीं करती है वैक्सीनेशन। इनफर्टिलिटी भी नहीं करती है। ये जो सारी मिथ्स हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाई जा रही है, बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल उनको इग्नोर कर देना चाहिए, उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। और वैक्सीनेशन के लिए आप बिल्कुल अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके इसको जल्दी से जल्दी लें। बिल्कुल। एंड डॉक्टर बंसल, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि लगातार जो वैक्सीन के वेरिएशंस है वो आ रहे हैं, नया स्ट्रेन हर थोड़े टाइम के बाद आ रहा है, तो जो हमारी प्रेजेंट वैक्सीन है ये क्या नए वेरिएंट में डेल्टा प्लस में काम करेगी या नहीं करेगी? देखो, अभी इसके बारे में बहुत अच्छी सी स्टडी नहीं हुई है। लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव हैं जी। जो डेल्टा वेरिएंट इंडिया में जो पीछे सेकंड वेव आई है वो मेनली डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई है जी। और अभी नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट अमेरिका ने भी अभी 2 दिन पहले ही ये डिक्लेयर किया है, हमारी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इंडिया की जो वैक्सीन है वो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट उन्होंने इफ़ेक्टिव पाया है कि डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ जनरेट करती है जो एंटीबॉडीज़ डेल्टा कोविड वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इसलिए हमारी कोवैक्सीन उसके लिए इफ़ेक्टिव है। दूसरा, डेल्टा वेरिएंट में कोविशील्ड भी इफ़ेक्टिव है। तो हमारे यहाँ पे कोविशील्ड और मुझे लगता है स्पुतनिक भी उसमें इफ़ेक्टिव है। तो डेल्टा वेरिएंट में हमारी वैक्सीनेशन जो तीनों अवेलेबल हैं वो इफ़ेक्टिव हैं। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके में ये कहा जाता है कि ये इट मे बी लेस इफेक्टिव, बट अभी उसकी स्टडी होनी बाकी है। नंबर 1, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसमें सबसे बड़ा ये है कि वो एक तो वो बहुत कंटेजियस है, बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। दूसरा, वो लंग को जल्दी इफेक्ट करता है, तो उन लोगों को निमोनिया ज़्यादा होता है। तो इस बार भी जो सेकेंड वेव में निमोनिया बहुत हुए लोगों को, वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुए जी। और डेल्टा प्लस वेरिएंट तो उससे थोड़ा सा और डेंजरस हो सकता है और एडवांस्ड है। बिल्कुल। पर अभी बहुत थोड़े केसेस हैं और जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें उनके कॉन्टेक्ट्स में इतना स्प्रेड नहीं हुआ और उनको भी ज़्यादातर वो रिकवर कर गए हैं। तो मुझे लगता है कि डेल्टा प्लस से भी, उस वेरिएंट से भी अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है। चलिए डॉक्टर बंसल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। माय प्लेजर। हमारे साथ थे डॉक्टर एस बंसल, जिन्होंने बहुत क्लियरली हमें बताया कि वैक्सीनेशन हमें ज़रूर करवाना है। जितने भी तरह की क्वेरीज़ या मिथ्स हैं उन पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन सेफ़ है, इससे आपको किसी भी तरह के कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होने हैं, बल्कि कोविड होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आपको कोविड होता भी है तो भी वो बहुत माइल्ड होता है, आप उसके भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन से और डेथ के रिस्क से भी बच सकते हैं। तो अपने को और अपनी फैमिली को ज़रूर वैक्सीनेटेड करवाएं और हर तरह के मिथ से अपने आप को दूर रखें। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।